तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे रिजल्ट्स की जो कि अभी तक के क्वार्टर 5 में और अच्छे रिजल्ट्स हैं, जो कि काफ़ी सारे कंपनीज़ के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं अभी तक। लेकिन हमने कुछ कंपनीज़ को शॉर्टलिस्ट किया है जिनमें प्राइस मोमेंटम अच्छा है, जिनमें वैल्यूएशंस उतने ज़्यादा नहीं है और जिनमें ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो उन्हीं कंपनीज़ की बात हम आज के वीडियो में करेंगे। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 5 कंपनीज़ की बात की थी जिनमें रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, तो वो भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आई बटन पे भी लिंक दे दूँगा और अगर आप चाहें तो वो भी जाके वीडियो देख सकते हैं। और आज की जो वीडियो है उसमें हमने 8 तारीख तक के जो रिजल्ट्स हैं उनको ही कवर किया है। उसके बाद के जो भी रिजल्ट यानी 9 को आया होगा अगर कोई भी रिजल्ट, उसको हमने इसमें नहीं कवर किया। आने वाली वीडियोज़ में हम उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन-सी 5 कंपनीज़ की हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो ये वो 5 नाम हैं। सबसे पहले केईआई इंडस्ट्रीज़, फिर अपना एसजेएस एंटरप्राइजेज़, फिर मास फाइनेंशियल सर्विसेज, एमबी एग्रो और नवीन फ्लोरिन। तो इन 5 कंपनीज़ की हम बात करेंगे जो कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में है। ये सब पाँचों कंपनीज़ 50,000 करोड़ से नीचे के मार्केट कैप में है सभी कंपनीज़। और इनमें से 3 कंपनीज़ जो हैं वो 10,000 करोड़ के मार्केट कैप के नीचे हैं। तो इन सब 5 कंपनीज़ की बात करेंगे। अगर आप सिर्फ कंपनीज़ का नाम देखने आए तो आप वीडियो को यहीं पे बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपनीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं कि कंपनीज़ करती क्या है, इन फ्यूचर कंपनीज़ के क्या प्लान्स हैं और रिसेंटली क्या ग्रोथ रेट्स रहे हैं और क्या इनके एफिशिएंसी मैट्रिक्स यानी कि आरओसी और आरओई है, तो आप इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए रेगुलरली ऐसा ही कंटेंट लाऊँगा जिससे कि आप सीख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में खुद कंपनीज़ को किस तरह से हम एनालाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से मैट्रिक्स पे हमने इन कंपनीज़ को सेलेक्ट किया और रिजेक्ट किया। तो सबसे पहले तो 15% का मिनिमम ग्रोथ जो कि रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में हमने रखा है कि इससे नीचे का अगर ग्रोथ होगा तो हम उस कंपनी को नहीं कवर कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो आरओसी और आरओई है कम से कम 10% का होना चाहिए। उन्हीं कंपनीज को हम कवर करेंगे जिसमें ये इंप्रूव हो रहा है या लगभग 10 से 12% के आसपास का ये है पिछले 2-3 सालों में। तो उन कंपनीज को हम कवर करते हैं। फिर हम डेट टू इक्विटी रेशियो में प्रेफर करते हैं उन कंपनीज को जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी कम हो, यानी कि एक टाइम से कम हो। यानी कि अगर सपोज 100 रुपये का डेटा कंपनी पे, तो उनकी इक्विटी भी 100 रुपये की हो या उससे ज़्यादा हो, तो ही हम उस कंपनी को कवर करेंगे। हालांकि इस वीडियो में हमने एक ऐसी कंपनी को इंक्लूड किया है जिसमें डेट टू इक्विटी रेशियो बड़ा है, लेकिन फिर भी हमने उसे इंक्लूड किया है। उसकी हम बात करेंगे कि क्यों हमने उसे इंक्लूड किया है। फिर उसके बाद अगर हम देखें रिजेक्शन की, रिजेक्ट किन कंपनीज को हमने किया है। सबसे पहले तो एक्सट्रीम वैल्यूएशंस को हमने रिजेक्ट किया है कि 8 से 10 टाइम सेल्स और 60-70 का मल्टीपल, पी मल्टीपल, उन कंपनीज को हमने कोशिश की है कि हम ना कवर करें। इनमें एक कंपनी जरूर है जिसमें 8 टू 10 टाइम्स का सेल्स, जो प्राइस टू सेल्स है वो 10 टाइम से ऊपर है, तो उस कंपनी को हमने इंक्लूड किया। और उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने किया जब हम उस कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो फिर उसके बाद अगर हम देखें जिनका प्राइस मोमेंटम अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी स्टॉक का भाव नहीं बढ़ रहा है या नीचे को जा रहा है, तो उसमें हो सकता है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर के बाद प्रॉब्लम हो। और आपको उन्हीं कंपनीज को देखना है जिनमें प्राइस मोमेंटम भी है और साथ साथ ग्रोथ भी है। क्योंकि अगर प्राइस मोमेंटम नहीं होगा, आपको नहीं पता कि वो स्टॉक कितने साल के लिए नीचे चलेगा, 2 साल चला जाए, 1 साल, 3 साल। तो उतना टाइम अगर आप किसी और स्टॉक में लगा के पैसा बना सकते हैं तो अच्छी बात ये है कि उन्हीं स्टॉक्स को देखें जिनमें प्राइस मोमेंटम भी थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है आज के डेट में। तो चलिए फिर हम सबसे पहले अपने जो आज का बिज़नेस है उसकी बात करते हैं, जो है केईआई इंडस्ट्रीज़। जैसा कि आपसे में से काफ़ी लोग इस कंपनी से फ़ैमिलियर होंगे। इस कंपनी ने पिछले 10 से 12 सालों में बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएट करके दिया अपने शेयर होल्डर्स के लिए। और आज भी कंपनी 18 से 20%, 22% का ग्रोथ कंपनी कंसिस्टेंटली दिखा रही है। तो कंपनी सबसे पहले तो केबल्स एंड वायर स्पेस में ऑपरेट करती है, जिसमें कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज और लो वोल्टेज केबल्स, जैसे जो कि इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए होते हैं। जैसे कहीं प्लांट लगा है, पावर प्लांट है, उसमें यूज़ होता है। या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जो इक्विपमेंट, ट्रांसफार्मर्स वगैरह हो गए, वहाँ पे ये सब यूज़ होता है। तो वो सब कंपनी जो वायर्स है वो बनाती है। उसके बाद कंपनी हाउस होल्ड वायर्स भी बनाती है, जो कि अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो गया या और कोई चीज़ें हो गई, तो उनके उनके रिलेटेड जो वायर्स है वो भी कंपनी बनाती है। साथ ही साथ कंपनी का जो ईपीसी बिजनेस है, यानी कि कंपनी खुद ही इन वायर्स को यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करती है, ताकि कंपनी उन पे मार्जिन्स अच्छे कमा सके और साथ ही साथ अपना प्रोडक्ट भी बेच सके। तो ओवरऑल कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो वायर्स एंड केबल स्पेस से आता है, इसीलिए हम उस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फिर अगर हम कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 50,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि मिड कैप टू लिटिल ऑन द हायर साइड। मिड कैप के जो स्पेस है वहाँ पे कंपनी ऑपरेट करती है। उतना हाई मार्केट कैप नहीं है। इसका जो मार्केट लीडर है इस कंपनी का वो है पॉलीकैब। उनका जो मार्केट कैप है वो अराउंड 1 लाख करोड़ से ऊपर का है। तो फिर भी कंपनी के पास यहाँ पे जो मार्केट कैप है उतना बड़ा नहीं है, लेकिन उतना छोटा भी मार्केट कैप नहीं है कि आप सोचें कि यहाँ से आपको ये मल्टीपैगर टाइप रिटर्न दे देगा। तो वैसा शायद स्टॉक में पॉसिबल ना हो।
फिर अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस ट्रेंड तो हमने जैसा आपको बोला है कि हमने उन्हीं कंपनीज को इंक्लूड किया जिनमें प्राइस ट्रेंड पॉजिटिव है, और उन कंपनीज को हमने रिजेक्ट कर दिया जहाँ पे प्राइस मोमेंटम जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इनका अगर आप चार्ट देखेंगे तो प्राइस ट्रेंड जो है वो ऊपर को ही है इनका, और रिसेंट थोड़ा करेक्शन आया था यहाँ पे अगर आप देखें तो ये करेक्शन आया था, और करेक्शन के बाद फिर से यहाँ पे रिकवरी आ गई है। लेकिन आज के डेट में स्टॉक जो है वो प्राइस वाइज सस्ता नहीं है, तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। फिर अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 24% का पैट सीएजीआर क्या है पिछले 3 सालों में, और 19% का रेवेन्यू सीएजीआर क्या है पिछले 3 सालों में। तो ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। फिर अगर हम रिसेंट क्वार्टर्स की भी बात करें तो रिसेंट क्वार्टर्स में भी इनका देखिए, अगर पैट ग्रोथ है 42 और 26%, और रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो अराउंड 19.5% Q3 में था। फिर अगेन 19 पॉइंट कितना है, 19.5 आई थिंक। एक मिनट हम स्क्रीनर पे जाके देख लेते हैं यार। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 19.51% और 19.27%, और अगर हम पैट की बात करें पिछले 2 क्वार्टर में तो 42 और 26%, और उसके पहले भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम में रहा है। यहाँ पे पैट में थोड़ी सी यहाँ पे 1-2 क्वार्टर में थोड़ी सी गिरावट आई थी, उसका रीज़न आई थिंक मार्जिन के थोड़े से करेक्ट हुए, या इन्होंने कोई डेप्रिसिएशन बढ़ गया, ये देखिए। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट और डेप्रिसिएशन कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ गया था इन 2 क्वार्टर्स में, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पे जो 20% 22% का ये ग्रोथ दिखा रहा था, वहाँ पे ये दोबारा वापस आ चुके हैं। फिर अगर हम बात करें इनका डेट, तो डेट लेवल पे कंपनी डेट फ्री है, और एवरेज जो आरओई है कंपनी का वो आई थिंक 17 और 18% के आसपास है, और आज के डेट में ये 15% के आसपास है। उसका रीज़न क्या है आरओई इनका गिरने का? कि रिसेंटली इन्होंने क्यूआईपी किया था, अपना इक्विटी डाइल्यूट किया था। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें, तो अगर आप इक्विटी में देखें तो 18 से लेके ये 19 पे इक्विटी कैपिटल चला गया, तो यहाँ पे इक्विटी डाइल्यूट किया था, उस वजह से इनका बुक वैल्यू काफ़ी शार्पली ग्रो किया था। यहाँ पे अगर आप देखें 3100 करोड़ से सीधा 5700 करोड़ के आसपास पहुंच गया था, और कंपनी ने क्यूआईपी करने के बाद आई थिंक डेट पे ऑफ किया था, और साथ ही साथ जो केपेक्स के लिए प्लान्स है कंपनी के, वो कंपनी क्यूआईपी से एग्जीक्यूट करना चाहता है। तो इसलिए इनका आरओई आज के डेट में थोड़ा सा डिप्रेस नजर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे नई कैपेसिटीज जो है वो रैंप अप करेंगी और मार्जिन थोड़े और शायद यहाँ से इंप्रूव करेंगे, क्योंकि कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी करने की कोशिश कर रही है, तो उससे इनका आरओई शायद यहाँ से दोबारा से 15-16-17% की रेंज में चला जाए। आरओसी की अगर हम बात करें तो 17.76% का एवरेज है, और आज के डेट में भी 17% के ऊपर का आरओसी इनका चल रहा है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी रेशियोज हैं। फिर अगर हम बात करें Q4 की मेजर हाईलाइट्स की, तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो कंपनी ने बताया कि 20.6% का ग्रोथ किया इन्होंने YOY जो FY26 में, और उसमें देखें अगर तो केबल्स एंड वायर सेगमेंट, अगर यहाँ पे अगर आप पढ़ें, क्रिटिकल ड्राइवर फॉर दिस परफॉर्मेंस वाज द वायर्स एंड केबल सेगमेंट विच ग्रू बाय 22.32%। तो वायर्स एंड केबल जो स्पेस है, अगर हम उसकी सिर्फ बात करें तो वो 22% से ग्रो किया है, जहाँ की पूरा कंपनी का जो पूरे साल का रेवेन्यू है वो 20% से ग्रो किया है। तो वायर्स एंड केबल स्पेस मेजर ड्राइवर है कंपनी के लिए। और उसके बाद फिर अगर हम यहाँ पे बात करें, ऑपरेशनल हाइलाइट्स इंक्लूड द कमिशनिंग ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ सनंद प्लांट इन दिसंबर 2025। तो इन्होंने रिसेंटली एक नई कैपेसिटी लगाई है सनंद में, तो वो इनका यहाँ पे ऑपरेशनलाइज हुआ है दिसंबर 2025 में, विच इज एक्सपेक्टेड टू एलिवेट द कैपेसिटी कंस्ट्रेन एक्सपीरियंस एट राजस्थान फैसिलिटीज। तो आज के डेट में कंपनी के पास क्या इशू था कि कैपेसिटीज कंस्ट्रेन थी, डिमांड थी, लेकिन कंपनी के पास कैपेसिटी नहीं थी उसे सप्लाई करने का। अब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 17 से 18% का जो इनका वॉल्यूम ग्रोथ है वो आने वाले साल में होगा, जैसे ही ये नए 2 प्लांट्स कंपनी ने लगाए हैं सनंद में और चिंचपड़ा में। तो ये 2 प्लांट जैसे ही ऑपरेशनलाइज हुए हैं, तो कंपनी का 17 से 18% का दोबारा से ग्रोथ यहाँ पे वॉल्यूम टर्म्स में वापस आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने तो यहाँ पे 20% का ग्रोथ जरूर हुआ है रेवेन्यू में, लेकिन अगर हम वॉल्यूम टर्म्स में देखें तो सिर्फ 6% का ग्रोथ हुआ है। यानी कि अगर 100 पैक केबल्स के इन्होंने लास्ट ईयर बेचे, इस साल सिर्फ 106.221 इतने पैक्स बेचे। उसका जो मेजर ग्रोथ 20% का हुआ वो हुआ है कि कमोडिटी प्राइस जो है वो बढ़े थे, उस वजह से इनका जो केबल्स का जो एक केबल का पैक था वो बढ़ गया था उसका भाव, तो उस वजह से इनका ओवरऑल वैल्यू ग्रोथ 20% हुआ है। तो अगर यहाँ पे नेक्स्ट ईयर ये जो इस साल यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इनका वॉल्यूम ग्रोथ 6% का दिख रहा है, अगर ये 17-18% का होगा तो हो सकता है अगर यहीं पे जो कमोडिटी प्राइस है यहीं पे रहते हैं तो शायद इनका वैल्यू टर्म्स में 22 से 25% का ग्रोथ आ सकता है। 22 से 25% का देखने वाली बात होगी कि आएगा कि नहीं आएगा। तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 17 से 18% का वॉल्यूम ग्रोथ, तो वो एक काफ़ी अच्छा साइन है जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी ने सनंद फैसिलिटी के बारे में भी मेंशन किया कि कंपनी का जो 6 महीने का डिले हो गया था, ये कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी जून जुलाई के आसपास इस प्लांट को कमीशन करने का, जो कि दिसंबर में जाके फाइनली कमीशन हुआ। और अब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है इसका जो फेज हुआ वो Q4 ऑफ FY27 यानी कि प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर यानी 2027 के जनवरी टू
ऑफ मार्च के बीच में कमीशन होगा कहीं पे, और उससे इन फ्यूचर कंपनी और एक्सपेक्ट कर रही है कि वहाँ से ग्रोथ कंपनी का कंटिन्यू हो सकता है। फिर अगर हम देखें कंपनी अगले 2 से 3 सालों के लिए हर साल 600 से 700 करोड़ का केपेक्स करने का अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने। तो अगर ये होगा तो यहाँ से भी कंपनी का जो ग्रोथ है वहीं पे कंपनी का यहाँ पे हमें पता लगता है कि कंपनी ग्रोथ पे फोकस्ड है काफ़ी ज़्यादा। फिर अगर हम देखें यहाँ पे कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन का भी हिंट दिया है। कंपनी इज एक्सप्लोरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स ओन मीडियम वोल्टेज कंपाउंड एंड गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर टू इंप्रूव इकोनॉमिक्स गिवन अ कंजम्पशन रेट ऑफ नियरली 5000 टन्स पर मंथ। तो ये जो कंपनी का जो इंटरनल कंजम्पशन है इस प्रोडक्ट को लेके, जो कि मीडियम वोल्टेज कंपाउंड और गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर है, तो इसका 5000 टन्स पर मंथ कंपनी कंज्यूम कर रही है। और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि कंपनी एक्सप्लोर कर रही है अपॉर्चुनिटीज की क्या वो ये कंपाउंड को इन हाउस बना के इसको बैकवर्ड इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मार्जिन पे यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आने का चांसेस पूरा पूरा है यहाँ पे। फिर अगर हम उसके बात करें कंपनी का गाइडेंस का, तो 17 से 18% का वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस है। उसके बाद वैल्यू ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड 20%, पोटेंशियली रीचिंग 25 to 30% इफ मेटल प्राइसेस रिमेन बुलिश। तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है अगर मेटल प्राइसेस यहाँ पे रहते हैं और यहाँ थोड़े से इंप्रूव होते हैं तो 25 से 30% का यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का आ सकता है, अगर ये 17 से 18% का वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी का अगले साल का आता है तो। फिर कंजर्वेटिव एबिटा मार्जिन गाइडेंस तो 10.5-11% के आसपास ही है, जो कि कंपनी आज की डेट में चल रही है जहाँ पे। और उसके बाद फिर अगर हम देखें तो डिमांड ड्राइवर्स जिनकी बात की कंपनी ने वो है स्ट्रॉन्ग आउटलुक इन पावर ट्रांसमिशन, डेटा सेंटर्स, मेट्रो रेल्स, रियल एस्टेट एंड सोलर एंड विंड पावर जनरेशन। तो ये सब जो सेगमेंट्स हैं सभी आज के डेट में बुलिश एनवायरनमेंट में है। पावर रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स भी अगर आप देख लें, उसके बाद फिर यहाँ पे ग्रोथ भी आ रहा है, गवर्नमेंट का भी केपेक्स है, डेटा सेंटर्स में भी केपेक्स हो रहा है। तो ये सबसे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि कंपनी का ग्रोथ जो है आने वाले 1 से 2 सालों में कंटिन्यू कर सकता है। और फिर अगर हम आ जाएं इसके बाद अपने कंपनी नंबर 2 पे, तो उसकी वो है एसजेएस एंटरप्राइजेज। तो एसजेएस एंटरप्राइजेज शायद आप में से काफ़ी लोग इससे फैमिलियर नहीं होंगे। ये एक छोटी कंपनी है और ऑटो कंपोनेंट सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है। एस्थेटिक एंड डेकोरेटिव मैन्युफैक्चरिंग, तो जैसे कि सपोज आप कोई महिंद्रा की गाड़ी चला रहे हो, कोई भी और गाड़ी चला रहे हो, उसमें जो स्टिकर्स लगे होते हैं हैंड स्टीयरिंग पे हो गया, या फिर जो कैप व्हील्स पे कैप्स होती है, वो सब कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अगर आप कोई बाइक चलाते हैं, सपोज रॉयल एनफील्ड की, जो रॉयल एनफील्ड का टैग होता है उसके टैंक पे, तो वो सब कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। उसके बाद कंपनी ऑटोमोटिव सेगमेंट और कंज्यूमर अप्लायंसेस दोनों सेगमेंट में ऑपरेट करती है। ऑटोमोटिव में तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी यहाँ पे व्हील्स में हो गए, यहाँ पे जो कवर होते हैं वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। फ्रंट में जो टैग लगा होता है वो मैन्युफैक्चर करती है। स्टीयरिंग पे जो होता है वो मैन्युफैक्चर करती है। तो ये सब कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और इसी तरह से जो कंज्यूमर सेगमेंट है उसमें भी सपोज वॉशिंग मशीन या फिर फ्रिज है, उसके सामने जो गोदरेज का जो टैग होगा, या फिर किसी और ब्रांड की मशीन है, सपोज हेयर की है या फिर सैमसंग की है या कोई भी है, तो वो सब जो प्लेट लगी होती है जो प्रीमियम लुक देती है किसी भी अप्लायंस को, वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो जो कि एक हाई मार्जिन सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है। और ये काफ़ी अच्छा जो डिफरेंट पॉइंट होता है किसी भी ब्रांड का एक दूसरे को से डिफरेंट दिखने के लिए, तो वो उसमें कंपनी उनकी हेल्प करती है। तो जो अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 6 से 6,500 करोड़ की मार्केट कैप में कंपनी ऑपरेट कर रही है आज के डेट में। तो एक छोटा मार्केट कैप है, तो ये ऐसा एक स्टॉक है अगर जब ग्रोथ इसमें कंटिन्यू हो तो ऐसा स्टॉक है जो आगे जाके बड़ा बन सकता है। फिर अगर हम प्राइस ट्रेंड की बात करें तो प्राइस ट्रेंड इनका काफ़ी पॉजिटिव रहा है, और पिछले 1-1.5 साल में जहाँ मार्केट ने काफ़ी ख़राब किया है, इनके स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पे अगर हम इनका जाके देखते हैं एस ये तो हम एस खोल लेते हैं, तो और लास्ट वीक इन्होंने अपना 52 वीक और ऑल टाइम हाई स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो ये देखें तो अगर आप प्राइस ट्रेंड देखें तो काफ़ी पॉजिटिव प्राइस ट्रेंड नज़र आ रहा है कंपनी का, जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइन है। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड नहीं है तो शायद आपको ये स्टॉक देखना चाहिए। अगेन कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पे कल को कुछ ख़राब हो जाए तो यू नेवर नो कि कुछ भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में। फिर अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो 38% का प्राइस पैट सीएजीआर है पिछले 3 सालों का, और 30% का रेवेन्यू सीएजीआर। तो कंसिस्टेंटली मार्जिन इंप्रूव किए हैं कंपनी ने। फिर अगर हम Q4 की बात करें तो 45% का पैट सीएजीआर, और Q3 में 45.14% का पैट ग्रोथ ना कि सीएजीआर। और फिर अगर हम Q3 की बात करें तो 61% का ग्रोथ आया था इसमें, और डेट फ्री कंपनी है। और आरओसी और आरओई अगर आप देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। आरओसी आज के डेट में 30% का है, आरओई 19% का। कंसिस्टेंट इनमें इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। फिर यहाँ पे मैं अगर स्क्रीनर पे आके इनका आपको दिखाता हूँ कि हाँ
कि अगर रेवेन्यू ग्रोथ भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ तो रेवेन्यू ग्रोथ भी अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है यहाँ पे 7%, 11%, 25%, 36% और 29%, 29%। तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे कंपनी है, और इसी तरह पैड ग्रोथ पे भी। और अगर आप देखें तो मार्जिन कंसिस्टेंटली कंपनी के इंप्रूव किए हैं। आज के डेट में 29 से 30% पे EBITDA पे चली गई है कंपनी। तो ये शायद इससे ज़्यादा शायद यहाँ से मार्जिन इंप्रूव ना करें। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 27 से 28% या 29% तक के इनके मार्जिन है, उस रेंज में ये ऑपरेट करना चाहते हैं। तो ये देखें, अगर आप इन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ के साथ कंसिस्टेंटली अपने मार्जिन इंप्रूव किए हैं, और उस वजह से इनका पैड ग्रोथ जो है वो रेवेन्यू ग्रोथ से भी दुगना तेजी से ग्रो किया है। दुगना नहीं, हालांकि मतलब कुछ परसेंटेज ज़्यादा पैड ग्रोथ से तेजी से ग्रो किया है, तो जो कि एक काफ़ी कंस्ट्रक्टिव साइन है। और फिर अगर हम बात करें इनके कैश फ्लोज भी पॉजिटिव हैं, उसके बाद आरओसी आरओई जैसे हमने बात किया, और डेट फ्री कंपनी है। फिर अगर हम बात करें इनके Q4 हाइलाइट्स की, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो S6S आउटपेस द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री प्रोडक्शन वॉल्यूम ग्रोथ 18.9% बाय मोर देन डबल। तो प्रोडक्शन वॉल्यूम जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में था वो 18.9% का, और कंपनी ने ग्रो किया 41% ऑटोमोटिव सेगमेंट में। इनका जो कंज्यूमर सेगमेंट है वो उतना अच्छा ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, तो वहाँ पे कंपनी ने कुछ चेंजेस किए हैं, उसकी भी हम बात करेंगे अभी। तो उसके बाद फिर अगर हम देखें तो आप मेजर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप विद BOE Varitronics positions SJS to enter the advanced automotive display system market with supplies expected to commence by early FY 28। तो यहाँ पे कुछ नई इन्होंने पार्टनरशिप किया है किसी BOE वेरिट्रॉनिक्स कंपनी के साथ। तो ये कुछ आई थिंक जापान की या साउथ कोरिया की कोई कंपनी है, आई एम नॉट टू श्योर। इनके प्रेजेंटेशन में इन्होंने मेंशन किया, मेरे को वो ध्यान से निकल गया कि कहाँ की कंपनी है। तो उससे इन्होंने टेक्नोलॉजी टाइप किया जिससे ये नए प्रोडक्ट में डिस्प्ले सेगमेंट में जा रहे हैं, जिसकी प्रोडक्शन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सप्लाईज जो है वो कमेंस होगी FY 28 में। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव साइन है जो कि इन फ्यूचर कंपनी के ग्रोथ में हेल्प करेगा। फिर अगर हम बात करें कंपनी के प्रीमियमाइजेशन की, यहाँ पे कंपनी ने बताया कि जो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स न्यू जनरेशन प्रोडक्ट एंड डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज टू रीच 25 to 30% ऑफ रेवेन्यू ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो आज के डेट में 24% पहुंच गया, तो 30% शायद आने वाले 5 साल से पहले ही पहुंच जाए। तो ये अच्छी गाइडेंस है जो कि हमें देखनी चाहिए, यहाँ से कंपनी का ग्रोथ जो है वो अच्छे से आ सकता है। फिर अगर हम बात करें कंपनी का जो मेजर टारगेट है, एमिंग टू फॉर एक्सपोर्ट टू कॉन्स्टिट्यूट 14 to 15% ऑफ कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, यानी कि आज के डेट में 255.5 मिलियन यानी कि 25-26 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इनका जो है एक्सपोर्ट से आ रहा है। और अगर हम क्वार्टर में टोटल रेवेन्यू का कितना हुआ है 260 करोड़ के आसपास, यानी कि लगभग 10% का जो रेवेन्यू आज के डेट में एक्सपोर्ट से आ रहा है। तो आने वाले 1 से 2 सालों में कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 14 से 15% होगा, और साथ ही साथ इनका डोमेस्टिक बिजनेस भी ग्रो होगा। तो दोनों साइड से कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि इनका ग्रोथ आएगा। और इन्होंने आई थिंक कॉन कॉल में गाइडेंस दिया लगभग 20 से 25% का ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो 20 से 25% का रेवेन्यू ग्रोथ, तो इतने के आसपास का ही पैड ग्रोथ कंपनी में देखने को हमें मिल सकता है। अगर कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, ये जो कंपनी ने गाइडेंस दिया मैनेजमेंट ने, उसकी हमने वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे कंपनी ने अपने BOE वेरिट्रॉनिक्स कंपनी जो जिनके साथ उन्होंने टाइप किया उसके बारे में बताया था। SJS इज सेटिंग अप फुली इंटीग्रेटेड फैसिलिटी इन हिसार फॉर ऑप्टिकल बॉन्डिंग एंड असेंबली ऑफ ऑटोमेटिव डिस्प्ले सिस्टम्स। उसके बाद फिर अगर फैसिलिटी विल हैंडल कवर ग्लास मशीनिंग, प्रिंटिंग, स्पेशलिटी कोटिंग एंड ऑप्टिकल बॉन्डिंग एंड TFT स्क्रीन्स एंड बैकलाइट्स। तो जो भी अपने 2 व्हीलर्स में सामने जो छोटी सी स्क्रीन होती है, या जो 4 व्हीलर्स कार्स में डिस्प्ले स्क्रीन होती है, कंपनी उसके कवर्स मैन्युफैक्चरिंग में जा रही है इस टैब के साथ। तो जिसकी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि जो भी नए व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें आगे वो जो स्क्रीन लगी होती है, तो वो हर एक व्हीकल में अब आ रही है, और साथ ही साथ अब 2 व्हीलर्स में भी वो आने लगी है। तो उसमें काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हो सकती है कंपनी की आने वाले फ्यूचर में। इक्विपमेंट इज करंटली ऑन ऑर्डर, देयर ट्रायल इज एक्सपेक्टेड बाय Q2। तो यहाँ पे कंपनी ने बताया कि जब भी कमर्शियल जो सप्लाईज है वो FY 28 में सप्लाई शुरू होंगी, तो उसकी बात यहाँ पे कंपनी ने की है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी इस पार्टनरशिप के बारे में अपनी जो उनकी प्रेजेंटेशन है उसमें भी काफ़ी डिटेल में बताया। तो अब अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप जाके इनकी प्रेजेंटेशन भी पढ़ सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड अदर्स, तो करंट contributing approximately 20% of revenue, this segment saw a strategic rationalization of product mix. The rationalization management chooses to exit low margin program in favor of high value business which is currently in the ramp up phase. Growth trajectory in the consumer segment is expected to normalize and return to growth within next 1 to 2 quarters। तो आज के डेट में जो इनका कंज्यूमर सेगमेंट बिजनेस है, कंज्यूमर साइड में वहाँ पे ग्रोथ नहीं आ रहा है, जो कि 20% का बिजनेस है। टोटल रेवेन्यूज में 20% जो है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट से आता है। कंपनी ने इसमें कुछ लो मार्जिन प्रोडक्ट जो है उनको हटा के हाई मार्जिन के फेवर में बिजनेस को मूव किया है, और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में यहाँ पे भी ग्रोथ आ सकती है। तो अगर यहाँ पे ग्रोथ आती है तो ऑटोमोटिव सेगमेंट ऑलरेडी इनका ग्रो कर रहा है, तो इनका
रेवेन्यू और तेजी से ग्रो कर सकता है। तो ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है जो हमें देखना चाहिए। फिर अगर हम बात करें ग्रोथ गाइडेंस, कंपनी एक्सपेक्ट टू आउट परफॉर्म द अंडरलाइंग इंडस्ट्री ग्रोथ बाय 1.5 to 2% इन FY27, जो कि कंपनी कंसिस्टेंटली पिछले उन्होंने आई थिंक 10 से 12 क्वार्टर में लगातार इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म किया और इन फ्यूचर भी कंपनी टारगेट कर रही है कि कंपनी वो चीज़ कर सकती है। उसके बाद मैनेजमेंट इज actively seeking bite-sized acquisition in North America, Southeast Asia, and India to consolidate market share and add strategic value without taking on excessive debt। तो आज के डेट में डेट तो कंपनी पे नहीं है और कंपनी जो इन फ्यूचर एक्विजिशन भी टारगेट कर रही है वो भी छोटे एक्विजिशन टारगेट कर रही है जिसको कंपनी खुद ग्रो कर सके। इन्होंने रिसेंटली भी आई थिंक पिछले 1-2-3 सालों में भी 2 एक्विजिशन किए थे। मेरे को अभी नाम उनका ध्यान से निकल गया, 2 कंपनीज को एक्वायर किया था और उनमें काफ़ी तेजी से इन्होंने उन कंपनी को स्केल किया, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है और इन फ्यूचर भी कंपनी उसी तरह का कुछ करने का टारगेट कर रही है। फिर अगर हम देखें मार्जिन, वाइल Q4 मार्जिन एक्सीडेड 30.3%, मैनेजमेंट मेंटेन्स अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मार्जिन टारगेट ऑफ 27 to 28%। जिसकी हमने बात किया कि 30% के मार्जिन थे Q4 में, जो कि कंपनी के आने वाले फ्यूचर में कंपनी खुद बोल रही है कि 27 से 28% का जो वो नॉर्मलाइज मार्जिन आपको मानना चाहिए, ना कि 30% या इससे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। तो शायद मार्जिन में थोड़ा सा आने वाले 1-2-3 क्वार्टर में प्रेशर आ सकता है। तो मार्जिन अगर थोड़ा सा कम तेजी कम होंगे तो ऑफकोर्स प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा फर्क जरूर आएगा ग्रोथ में। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। और फोकस उसके बाद फिर यहाँ फोकस इज ऑन प्रीमियमाइजेशन, द कंटेंट द व्हीकल इन द फ्यूचर इज गोइंग टू बी ड्रिवन बाय व्हाट अपील्स टू कस्टमर सिटिंग इनसाइड द व्हीकल। वी हैव कंसिस्टेंटली इंश्योर्ड दैट वी आर not only able to give OEM ideas but we are able to translate that into product with a very शॉर्ट टर्न अराउंड टाइम। तो कंपनी के सीईओ ने यहाँ पे बोला कि इन फ्यूचर जो कस्टमर है उसका जो व्हीकल में बैठ के जो उसे फील आता है उससे व्हीकल की सेल को फर्क होगा, तो फर्क पड़ेगा। उसके साथ कंपनीज जो है OEMs जैसे कि महिंद्रा हो गई या रॉयल एनफील्ड हो गई या फिर हीरो हो गया, तो उनको कंपनी ना सिर्फ आइडियाज देता है बल्कि उनके लिए जो नए प्रोडक्ट्स हैं उनको भी काफ़ी छोटे टर्न अराउंड टाइम में बना पाता है। तो उसके बाद रिसेंटली इन्होंने अपने एक जो इनका हीरो है तो रिसेंटली इन्होंने उनको भी एज अ कस्टमर ऐड किया है। इससे पहले वो इनका कस्टमर नहीं था, तो सबसे बड़ा जो बाइक मैन्युफैक्चरर है वो इनका कस्टमर बना है। तो आने वाले टाइम में इनका ग्रोथ तो शायद सॉलिड होने वाला है। तो अगेन कोई भी यहाँ पे मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, तो आप इस कंपनी को भी जाके स्टडी कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं अपनी कंपनी नंबर 3 पे, जो कि है मास फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसा कि आपको नाम से पता है कि कंपनी एक NBFC टाइप मॉडल ऑपरेट करती है, जो कि MSME और रिटेल फाइनेंसिंग पे फोकस्ड है। हाँ, तो MSME और रिटेल फाइनेंसिंग पे फोकस है कंपनी, जो कि छोटे छोटे बिजनेसेस लोन हो गए, छोटे छोटे रिटेल लोन हो गए, जैसे कि व्हीकल रिलेटेड हो गया, कमर्शियल व्हीकल हो गया, तो वो सब कंपनी वहाँ पे ऑपरेट करती है। उसके बाद कंपनी का डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स है, किसी एक सेगमेंट में बहुत ज़्यादा रिलायंस नहीं है, तो 4-5 डिफरेंट सेगमेंट्स में कंपनी ऑपरेट करती है। तो उनमें कंपनी थोड़ा एक्सपोजर है, तो काफ़ी सारा अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। क्योंकि जब भी हम किसी बैंक और NBFC को देखते हैं, हमें ये देखना होता है कि उसने कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ही सेगमेंट में बहुत ज़्यादा लोन कर दिया है, क्योंकि अगर उस सेगमेंट में फिर प्रॉब्लम आएगी तो उस बिजनेस को जनरली प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि रिसेंटली जैसे हमने देखा जो कि कंपनीज MSME सेगमेंट में ओवरली फोकस थी, उनमें काफ़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि MSME एज अ स्पेस अच्छा नहीं कर रहा था। अब जैसे जैसे रिकवरी आ रही है वैसे वैसे वो कंपनीज रिकवर भी ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पिटाई भी ज़्यादा होती है। फिर अगर हम मार्केट कैप का देखें तो मार्केट कैप कंपनी का छोटा मार्केट कैप है 6 से 6.5 हज़ार करोड़ के आसपास। फिर प्राइस स्टैंड कंपनी का इनका भी ऊपर कोई है, क्योंकि हमने सभी कंपनीज वैसे ही सिलेक्ट किए हैं जिनमें प्राइस स्टैंड पॉजिटिव हो, प्राइस स्टैंड नीचे ना हो। क्योंकि अगर वैसा है तो फिर अच्छे रिजल्ट का भी क्या फ़ायदा। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आया था, जो वॉर लाइक सिनारियो बनाता है वहाँ पे, लेकिन फिर वहाँ से रिकवरी शुरू हो गई। अब ये जो रिसेंट रिकवरी आई इसमें वॉल्यूम्स भी अगर आप नीचे देखें तो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी अच्छे रिकवरी पाथ पे है। फिर अगर हम बात करें इनके ग्रोथ रेट्स की, तो यहाँ पे अगर आप देखें 26% का रेवेन्यू CAGR किया है 3 साल के लिए, और रिसेंट क्वार्टर में 23.18% का। तो थोड़ा सा डिप जरूर है, लेकिन कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर हम पैट का CAGR देखें तो 23% का है, और रिसेंट का जो इन्होंने क्वार्टर है उसमें 23% का, और 3 साल का जो एवरेज है वो 22% का है। तो काफ़ी अच्छे ग्रोथ नंबर्स हैं, और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 20 से 25% का ग्रोथ ही आने वाले कुछ टाइम में भी मेंटेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें हम ROC नहीं देखेंगे, क्योंकि एक NBFC है, तो इसमें हम देखेंगे ROA कंपनी का। तो
आरओए की बात करें तो 2.89% का आज के डेट में है और 3 साल का एवरेज है 2.84%, जो कि हमें दिखाता है कि आरओए इनका धीरे-धीरे इम्प्रूव कर रहा है और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद ये 3% के आसपास का स्टेबलाइज़ कर जाए, जो कि आज के डेट में भी उसके काफ़ी करीब है। फिर अगर हम देखें आरओई में भी, तो आरओई में 14.36% का आरओई आज के डेट में और 3 साल का एवरेज 14.92% का है। तो यहाँ पे हमें थोड़ी-सी और इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में। तो हमें देखना होगा कि आरओई कंपनी का किस तरह से इम्प्रूव करता है। फिर इसमें जो डेट टू इक्विटी रेशियो है उसको हम ज़्यादा को खराब नहीं मानते, क्योंकि अगर ये बैंक्स और एनबीएफसीज लोन नहीं लेंगी तो आगे देंगी कैसे पैसा। तो इनमें जो डेट टू इक्विटी रेशियो आज के डेट में 3.31 है और 3 साल का एवरेज 3.56 टाइम्स का है। तो यहाँ पे कंपनी के पास थोड़ा सा हेडरूम है, क्योंकि कंपनी ने पास में 4 से 4.5 टाइम्स का भी लेवरेज लिया है। तो कंपनी के पास आने वाले 2 से 3 सालों में ग्रोथ के लिए जो है वो फंड्स अवेलेबल हैं। वो हमें यहाँ से पता लगता है कि डेट टू इक्विटी रेशियो अगर किसी कंपनी का बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो एनबीएफसी और बैंक्स होते हैं, तो फिर वो आने वाले जो टाइम है उसमें अपना सिर्फ इक्विटी डाइल्यूट करके कैपिटल रेज कर सकते हैं। लेकिन इनके पास हेडरूम है कि ये थोड़ा और लोन लेके आने वाले फ्यूचर में ग्रो कर सकते हैं, तो जो कि काफ़ी कंफर्टेबल सिचुएशन पोजीशन में आज के डेट में हमें नजर आता है। फिर अगर हम उनके Q4 की कुछ हाइलाइट्स देखें, तो कंपनी ने सक्सेसफुली क्रॉस्ड 15,000 करोड़ का ईयूएम क्रॉस किया। कंपनी ने पहली बार 500 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने कंसोलिडेटेड बेसिस पे क्रॉस किया। कंसोलिडेटेड बेसिस पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी की एक सब्सिडरी भी है जो कि हाउसिंग लोन्स करती है, जिसमें ग्रोथ काफ़ी सॉलिड आ रहा है। तो उनका और कंपनी का जो मेन स्टैंड अलोन बिजनेस है उसको मिला के कंपनी का 500 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो फिगर है वो अचीव हो चुका है। तो कंपनी ने FY26 में 19% का ईयूएम ग्रोथ किया है और 21% का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कंपनी मेंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 23%। तो ये जनरली 15% से नीचे नहीं होना चाहिए एज पर आरबीआई, और ये 20% से ऊपर का मतलब कंपनी के पास इन फ्यूचर कंपनी लोन लेके ग्रो कर सकती है। तो कंपनी के पास हेडरूम है, कंपनी बिना अपनी इक्विटी डाइल्यूट करे यहाँ पे ग्रो कर सकती है। फिर यहाँ पे जो मेन इनका हाईलाइट था वो ये था कि मैनेजमेंट reiterated its vision 2036 aiming to reach an AUM of 1 लाख करोड़। तो 1 लाख करोड़ का AUM कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है बाय FY36, यानी 10 साल में। तो आज के डेट में कितना है, 15,000 करोड़, यानी कि यहाँ से लगभग 6 से 7 गुना का ग्रोथ। तो जो कि 20 से रफली 20 से 22-23% का ग्रोथ दिखाता है एनुअल। तो ये कंपनी आने वाले 10 साल में टारगेट कर रही है ये रीच करने का, और लगता है कि जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है ये कंपनी रीच भी कर सकती है। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये रीच करने के चक्कर में कंपनी कुछ खराब लोन्स ना दे दे, जो कि हमें पता लगेगा कंपनी के एनपीएस और जीएनपीए नंबर से। तो ये काफ़ी बड़ा हाईलाइट था इनका Q4 का। उसके बाद फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो कंपनी ने डिफरेंट जो इनके एसेट क्लासेस है, जैसे माइक्रो एंटरप्राइज लोन हो गया, एसएमई लोन्स, टू व्हीलर लोन्स, कमर्शियल व्हीकल्स और सैलरीड पर्सनल लोन्स, तो सब में ग्रोथ अगर आप देखें तो पर्सनल लोन्स में 21% था, 111% का ग्रोथ कमर्शियल व्हीकल्स में था। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन दिखाती है कि नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा ग्रोथ जो है वो अच्छा नहीं होता एनबीएफसी में या बैंक्स में। फिर अगर हम टू व्हीलर्स में देखें तो 35% का ग्रोथ था, एसएमई में 15-16% का ग्रोथ था और माइक्रो एंटरप्राइजेस में 20% का ग्रोथ था। तो जनरली अक्रॉस द सेगमेंट कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है, और आने वाले फ्यूचर में कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि हर एक कैटेगरी में ये धीरे धीरे इसी तरह से ग्रोथ करते रहेंगे। फिर अगर यहाँ पे कंपनी ने अपनी हाउसिंग सब्सिडरी है उसके बारे में भी बताया कि हाउसिंग फाइनेंस आर्म ग्रो बाय 22.41%, रीचिंग AUM ऑफ 940 करोड़। तो काफ़ी छोटा सा सेगमेंट है कंपनी के लिए आज के डेट में, और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 30 से 35% का ग्रोथ यहाँ पे आने वाले फ्यूचर में, जो कि पॉसिबल लगता है क्योंकि बेस काफ़ी छोटा है। अगर 10,000 करोड़ का बुक ऑलरेडी होता तो वहाँ पे 30-35% ग्रो करने के लिए कंपनी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन इस बेस पे कंपनी इतनी तेज़ी से ग्रो कर सकती है। फिर यहाँ पे अगर हम देखें कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कंपनी का कम हुआ है रिसेंटली 42 बेसिस पॉइंट, जो कि काफ़ी अच्छा रिडक्शन है पिछले साल से, और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले आई थिंक विद इन फ्यू क्वार्टर्स कंपनी ये 9.2 और 9.25% पे जाने का एक्सपेक्ट कर रही है, जो कि एक काफ़ी कंस्ट्रक्टिव साइन होता है। क्योंकि किसी भी एनबीएफसी और बैंक्स को जब आप एनालाइज करते हो तो उसको सबसे पहले आपको देखना है कि कॉस्ट ऑफ फंड्स उसका किस तरह से बढ़ रहा है या कम हो रहा है। क्योंकि अगर कंपनी और कोई बैंक और एनबीएफसी कम रेट पे पैसा बोरो नहीं कर पाएंगे तो आगे वो दे भी नहीं पाएंगे कम रेट पे। तो इनमें जो मेन फोकस हमें देखना होगा कि कॉस्ट ऑफ फंड्स किस तरह से कंपनीज का कम हो रहा है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। फिर उसके बाद अगर हम देखें रिसोर्स मिक्स प्लान्स आर अंडरवे टू फर्दर डाइवर्सिफाई इनटू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड फंड्स फ्रॉम फॉरेन डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो कंपनी धीरे धीरे जो अपनी इन्होंने लोन्स लिए हैं बाहर उसको धीरे धीरे अलग अलग सेगमेंट में डाइवर्सिफाई कर रही है, ताकि किसी एक सेगमेंट में कंपनी बहुत ज़्यादा
रिलायंट ना हो, ताकि अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम आए तो वो दूसरी जगह से भी लोन उठा सके। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है। तो ये 2 काफ़ी कंस्ट्रक्टिव साइन है इन फ्यूचर कंपनी के ग्रोथ के लिए। फिर अगर हम यहाँ पे ग्रोथ का गाइडेंस देखें तो 20 से 25% का कंपनी ने पेरेंट लेवल पे, यानी कि कंसोलिडेटेड लेवल पे 20 से 25% का ग्रोथ, और हाउसिंग सब्सिडियरी में 30 से 35% का ग्रोथ, जो कि काफ़ी अचीवेबल भी लग रहा है कंपनी का पास देख के। और आज के डेट में बेस भी उतना कोई बड़ा नहीं है, तो शायद कंपनी धीरे धीरे ये जो ग्रोथ रेट है उन्हें अचीव भी कर ले। फिर अगर हम देखें मार्केट एक्सपेंशन की, तो कंपनी 30 से 35 ब्रांचेस जो है वो एवरी ईयर लगाने का प्लान कर रही है आने वाले कुछ सालों के लिए। तो ये कुछ कंपनी ने कुछ की ग्रोथ ड्राइवर्स थे इन फ्यूचर के लिए। और यहाँ पे अगर हम एनपीएस की बात करें तो एनपीएस भी काफ़ी स्टेबलाइज्ड है आज के डेट में, उतने कुछ खराब नहीं है। अगर किसी भी एनबीएफसी के नेट एनपीए 2 से नीचे हैं तो जो कि काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, जो कि बैंक की सिचुएशन में 1 से नीचे अच्छे माने जाते हैं, लेकिन एनबीएफसी की सिचुएशन में 2 से नीचे अच्छे माने जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि अगर जो एनबीएफसी है वो अपने जो भी लोन्स देते हैं उन पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कमा पाती है एज़ कम्पेयर टू बैंक। तो इसमें थोड़े से अगर एनपीएस बढ़ भी जाएँ तो क्योंकि ये हाई रिस्क मॉडल में ऑपरेट करते हैं, तो उतनी चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर यही एनपीएस 2 ढाई 3% के आस-पास जाते हैं तो वहाँ पे हमें देखने वाली बात होगी कि किस तरह से, क्यों वो बढ़ रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। और हाउसिंग में अगर एनपीएस देखें तो और भी कम है, 0.68%। तो कंपनी के जो एसेट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे आज के डेट में हमें नज़र आ रहे हैं। और आने वाले कुछ सालों के लिए जैसे कंपनी ने गाइडेंस दिया, तो आने वाले कंपनी कुछ सालों के लिए ऐसे ही ग्रोथ रेट को जो है वो मेंटेन कर सकती है। अगेन कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं जो भी कंपनी ने गाइड किया उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी इसमें बाइंग एंड सेलिंग करनी है तो आप अपना पर्सपेक्टिव लेके करें। अगर आपको स्टॉक अच्छा लग रहा है आप उसे बाय करें, अगर नहीं लग रहा है तो नहीं करें। फिर अगर हम आ जाते हैं अपने बिजनेस नंबर 4 पे, जो कि है मध्य भारत एग्रो, यहाँ एमबी एग्रो। तो ये बिजनेस था जिसकी मैंने आपको बात की कि इसको हमने डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा होने के बावजूद भी सेलेक्ट किया। उसका रीज़न हम अगर अभी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी बेसिकली फर्टिलाइजर स्पेस में ऑपरेट करती है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइजर वगैरह बनाती है। तो फर्टिलाइजर जैसे कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्पेस है, तो समझ नहीं आती, मेरे को भी समझ नहीं आती है। लेकिन इनके जो जो कंपनी कर रही है तो उससे आपको आइडिया लग जाता है कि कंपनी इन फ्यूचर करना क्या चाहती है, क्योंकि हर एक कंपनी आपको 100% समझ नहीं आएगी। काफ़ी सारी केमिकल कंपनीज हो गई, फार्मा कंपनीज हो गई, फर्टिलाइजर कंपनीज हो गई, या कुछ इंजीनियरिंग कंपनीज हो गई, तो उनके आपको प्रोडक्ट अच्छे से समझ नहीं आएंगे। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप समझ के ही कंपनी में इन्वेस्ट करें। आप उसको समझे बिना कंपनी क्या करना चाहती है और क्या वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके बेस पे भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी फर्टिलाइजर स्पेस में काम करती है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए है। उसके बाद फिर अगर हम देखें कंपनी का जो मेन टारगेट है, मूविंग फ्रॉम अ मिड साइज प्लेयर टू लार्जर प्रोड्यूसर वाया एग्रेसिव कैपेसिटी एडिशंस। तो कंपनी ने रिसेंटली काफ़ी एग्रेसिवली कैपेसिटीज ऐड की हैं, जिससे कि ये आज के डेट में आई थिंक 5th और 6th नंबर पे है, जो भी प्रोडक्ट सेगमेंट जहाँ पे कंपनी ऑपरेट करती है। तो उसमें कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है आने वाले कुछ सालों में ये तीसरे या दूसरे नंबर पे आना चाहते हैं। तो पार्ट ऑफ द ओसवाल ग्रुप, तो ओसवाल ग्रुप जो है ये काफ़ी बड़ा नाम है यहाँ पे फर्टिलाइजर स्पेस में। इनके और भी कुछ कंपनीज है जिनमें इनकी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि काफ़ी सारी इन्होंने कंपनीज को बाय किया है और उनको फिर प्रॉफिटेबल बनाया। तो ये एक अच्छे ग्रुप का भी पार्ट है। फिर अगर हम बात करें मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप भी उतना बड़ा नहीं है, 5,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, जो कि काफ़ी मॉडरेट और छोटा माना जाता है। प्राइस ट्रेंड हमें देखें तो प्राइस ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर हम एमबी एग्रो का मैं आपको दिखाता हूँ, रिसेंटली एक करेक्शन आया था इनका, उसके बाद फिर स्टॉक दोबारा चलने लग गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लासिक स्टेज 2 जिसे हम लीडर बोले तो वैसा स्टॉक है ये। तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2023-24 से जब से ये बेयर मार्केट चल रहा है तब से इसका स्टॉक लगभग 2.5 गुना हो गया, 2 से 2.5 गुना। तो कंपनी ने रिसेंट पास में रिजल्ट्स भी अच्छे दिए हैं। फिर अगर हम ग्रोथ रेट्स की बात करें, 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ 24% सीएजीआर है, और 3 साल का पैट ग्रोथ जो है वो सिर्फ 7% सीएजीआर है। ये एक थोड़ा सा कंसर्निंग चीज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या हुआ क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए, तो पहले इनके मार्जिन देखें 22 से 25% के रेंज में चल रहे थे यहाँ पे। अब मार्जिन जो है वो 14 से 12% पे आ गए हैं। तो अगर ये मार्जिन दोबारा रिकवर करते हैं तो शायद इनका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो है वो काफ़ी तेज़ी से आ सकता है। तो यही रीज़न है कि इनका पैट ग्रोथ जो है वो उतना तेज़ी से नहीं हुआ है पिछले 3 सालों में। लेकिन अगर आप 2024 से बेस के पकड़ेंगे तो पैट ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हुआ है। लेकिन अगर आप बेस ले लेंगे 2023 का, जहाँ पे पैट इनका 124 था, वहाँ से पैट ग्रोथ उतना तेज़ी से नहीं आया। इवन अगर आप बेस 2022 को लेके चले तहाँ वहाँ से भी ग्रोथ रेट अच्छे हैं, लेकिन फिर भी इनका जो पैट में है तो वो प्रॉब्लम है कि मार्जिन्स की। तो मार्जिन के गिरे हैं, उसका रीज़न क्या है कि जो रिसेंटली वॉर हुआ है उस वजह से कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए, जो इनका रॉ मटेरियल है उनको सोर्स नहीं कर पाए, और रिसेंटली इन्होंने एक बाहर की इन्होंने कंपनी बाई की थी, उसको उन्होंने इंडिया में मूव किया, तो उस वजह से भी इनके कॉस्ट जो है वो पिछले 1-2 सालों में बढ़ चुके हैं। फिर अगर हम बात करें
आरओई की तो आरओई 20% है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 3 साल का एवरेज 13.74% है। फिर अगर हम बात करें आरओसीई की, तो आरओसीई 3 साल का एवरेज 17.3% है और आज के डेट में ये 16.14% पे है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आरओसी और आरओई है, डिस्पाइट कि इनके मार्जिन गिरे हैं और इन्होंने रिसेंटली डेट भी लिया है, जिस वजह से कैपिटल बेस इनका बढ़ गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 साल का एवरेज डेट टू इक्विटी रेशियो 1.05 टाइम्स है और आज के डेट में 1.5 टाइम्स है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं स्क्रीनर पर जाके, तो हाँ, तो यहाँ पे मैं इनकी बैलेंस शीट देखें, तो देखें डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे भी हाई था, लेकिन उसके बाद अगर इन्होंने इक्विटी भी डाइल्यूट किया, यहाँ पे अगर आप देखें तो इक्विटी डाइल्यूशन का हमें कहाँ से पता लगता है, जब इक्विटी कैपिटल बढ़ जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें 22 था डायरेक्ट, फिर 44 हुआ, यानी कि काफ़ी बड़ा इक्विटी डाइल्यूशन, और फिर 88। तो इसमें इक्विटी डाइल्यूशन इंटायरली नहीं होता, ये कभी कभार उससे भी होता है कि जब कंपनी अपना शेयर को जो है वो लाइक क्या शेयर स्प्लिट जिसे बोलते हैं, स्प्लिट करती है, तो तब भी ये बढ़ जाता है। लेकिन इससे हमें पता चलता है कंपनी ने रिसेंटली इक्विटी भी डाइल्यूट किया और शेयर भी स्प्लिट किया है, और उनके साथ बोरोइंग्स अगर आप देखें तो 160 करोड़ की बोरोइंग्स थी 2022 में, जो कि आज बढ़ के लगभग 850 करोड़ की हो गई है। जो बोरोइंग्स थोड़ा सा कंसर्निंग है, उसके अलावा कंपनी में जो ग्रोथ रेट्स है वो भी अच्छे हैं, और अगर पैट लेवल पे अगर आप देखें थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन अगर इनके मार्जिन यहाँ से इंप्रूव होते हैं, जो कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले 102 सालों में मार्जिन यहाँ से कंपनी के इंप्रूव हो सकते हैं, तो शायद इनका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो है वो दोबारा से रेवेन्यू ग्रोथ के साथ ही चलना शुरू कर जाए। और कंपनी ने यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ उनका Q4 में इन्होंने गाइडेंस दिया है, तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं, चलो शुरू से कंपनी अचीव्ड हाईएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ, चलो हाईएस्ट रेवेन्यू उन्होंने कर लिया। उसके बाद मैनेजमेंट इज स्टीयरिंग द कंपनी थ्रू इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव फेज, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम इट्स करंट रैंक ऑफ फिफ्थ और सिक्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कंपनी टूवर्ड बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट। जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी एक मिड साइज से थोड़ा सा बड़े साइज में जाना चाह रही है। उसके बाद दिस ग्रोथ इज अंडरपिन्ड बाय मैसिव इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्लेटफॉर्म एट धुले एंड रिसेंटली कमीशनड फैसिलिटी इन सागर। तो दो कंपनी रिसेंटली इन्होंने दो प्लांट्स अपने कमीशन किया, तो वहाँ से कंपनी कैपेसिटी बढ़ा के वहाँ ये नंबर 3 प्लेयर बनना चाहती है। स्ट्रेटेजिकली MBAL is insulating itself from global volatility through vertical backward integration into phosphoric and sulfuric acid and pioneering लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट विद फॉर ग्रीन अमोनिया। तो कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही है, और ये भी इनका कारण है कि इनके जो मार्जिन कम हुए हैं, क्योंकि जब आप बैकवर्ड इंटीग्रेट करते हैं तो इनिशियली आपका कैपिटल लगता है, और वहां पे अभी उनका वो रैंप अप जैसे जैसे होगा तो इनके मार्जिन जो आज के टाइम में 10-12% के आसपास आ गए हैं, तो शायद से फिर से 18 से 20% की रेंज में अगर जाते हैं तो इनका पैट ग्रोथ काफी तेजी से आने वाले सालों में आ सकता है। फिर अगर हम देखें तो EBITDA मार्जिन जो इस क्वार्टर में गिरे हैं, तो 33% रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद EBITDA लेवल पे सिर्फ 14% का ग्रोथ हुआ है, ये एक खराब साइन है। पैट लेवल पे काफ़ी तेजी से ग्रो हुआ है, उसका रीज़न क्या है, इनका यहाँ पे कुछ टैक्स का ये देखें तो टैक्स इन्होंने कम पे किया है इस क्वार्टर में, तो उस वजह से इनका पैट आपको एलिवेटेड दिख रहा है, लेकिन पैट लेवल पे उतना ग्रोथ नहीं है। अगर आप टैक्स को हटा के देखें तो आई थिंक 50% 40% के आसपास का पैट ग्रोथ है, जो कि आज फिर भी हाई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हाँ, इनका जो अदर कॉस्ट है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, जो 6 था अभी इस क्वार्टर में 9 करोड़ के आसपास हो गया है, और तो उस वजह से इनका पैट ग्रोथ थोड़ा सा तेज़ी से आया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आज के डेट में इनकी जो कैपेसिटीज़ है वो भी ऑप्टिमम लेवल पे रन कर रहे हैं, तो जैसे जैसे जो नई कैपेसिटी जब आएंगी तभी इनका ग्रोथ रेट आएगा। करंट कैपेसिटी ऑलरेडी 100% के आसपास ऑपरेट कर रही है, तो यहाँ से ग्रोथ नहीं आ सकता है। फिर अगर हम देखें तो ये कंपनी ने अपना जो नया प्लांट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि फेज 1 ऑलरेडी क्रिस्टलाइज्ड 3,30,000 मेट्रिक टन ऑफ SSP एंड 1,98,000 मेट्रिक टन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंपनी फेज 1 में ला रही है, और ये फेज 1 जो इनका अक्टूबर 2026 में ऑपरेशनलाइज होगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज जो है वो अक्टूबर 2027 में ऑपरेशनलाइज होगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो धुले फैसिलिटी है इसमें कंपनी आने वाले 1 से 2 सालों में यहाँ से ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। उसके बाद फिर इन्होंने रिसेंटली एक सागर में अपना जो मध्य प्रदेश में प्लांट था वो उन्होंने कमिशनाइज किया है, इन मार्च 2026 कमीशन किया है, तो वहाँ से इनका आने वाले जो साल है इसमें जो ग्रोथ है वो आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप मैनेजमेंट की गाइडेंस देखें तो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स दीज एक्सपेंशन टू ड्राइव रेवेन्यू फ्रॉम FY 2026 बेसलाइन टू अप्रॉक्सीमेटली 4,000 करोड़ बाय FY 28। तो ये देखें तो काफ़ी अग्रेसिव गाइडेंस दी है मैनेजमेंट ने। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो FY 26 में 1867 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो कंपनी ने किया है, और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है आने वाले 2 सालों में ये रेवेन्यू डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है और तो मार्जिन जो है इनके काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, तो पैट लेवल पे भी ग्रोथ इनकी काफ़ी तेज़ी से आ सकती है, और वही रीज़न है शायद कि जो इनका स्टॉक प्राइस है वो हमें दिखा रहा है कि स्टॉक लगातार ऊपर अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में घूम रहा है। तो
जो इनका गाइडेंस है वो काफ़ी अग्रेसिव है। अब देखने वाली बात होगी कि कंपनी इसको एग्जीक्यूट कर पाती है कि नहीं कर पाती है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ अगर सब्सिडी नहीं मिली है या कुछ हो गया है तो उसमें फिर कंपनी को प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम आज के डेट में प्राइस ट्रेंड और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की तरफ से देखें तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे पॉजिटिव्स नज़र आ रहे हैं स्टॉक में। तो चलिए इसी के साथ हम अपने आज के आखिरी स्टॉक पे आ जाते हैं, जो कि है नवीन फ्लोरिन। और आप में से शायद इस स्टॉक से काफ़ी लोग फ़ैमिलियर होंगे, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पिछले कुछ सालों में अच्छा किया है एज़ अ स्टॉक। तो और अभी भी कंपनी का जो स्टॉक है काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो कंपनी 3 कोर सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, रेफ्रिजरेशन गैसेज़, स्पेशलिटी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें, और उसके बाद सीडीएमओ यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग स्पेस। तो 3 स्पेस में कंपनी ऑपरेट करती है। तो फ्लोरोकेमिकल टाइप ऑफ जो इंडस्ट्री है उसमें ये ऑपरेट करती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी बार फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स और फार्मा में आपको प्रोडक्ट समझने की ज़रूरत भी नहीं होती है और आपको समझ में नहीं आते हैं। उसके बावजूद आप ये देख सकते हैं कि कंपनी करने क्या जा रही है और क्या वो नंबर में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके बेस पे आप कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर अगर हम उनकी मार्केट कैप की बात करें तो वो 36 से साढ़े 36 हज़ार करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, जो कि एक मिड साइज टाइप ऑफ स्टॉक है कंपनी का। और प्राइस स्टैंड इनका भी ऊपर कोई है, जो कि हमने बताया कि हमने कोई भी कंपनी ऐसी नहीं लिया जिसका प्राइस स्टैंड नीचे हो, क्योंकि प्राइस स्टैंड अगर ऊपर नहीं है तो फिर उसका स्टॉक को ज़्यादा देखने का फायदा बनता नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो कब तक वहां पे वो रहेगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लीन चार्ट, अगर आप देखें तो चार्ट यहाँ पे रिकवरी था, पहले करेक्शन और फिर ये रिकवरी फेज में अब क्लीन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में स्टॉक घूम रहा है, और साथ ही साथ ग्रोथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है स्टॉक में। तो यहाँ पे अगर हम इनका ग्रोथ रेट की बात करें, 113% का पैट ग्रोथ Q4 में किया, और 3 साल का जो इनको रेवेन्यू पैट सीएजीआर है वो 22% का, नॉट रेवेन्यू। तो पैट सीएजीआर 22% का। रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 33.78% का Q4 में किया, और उसके बाद फिर अगर हम देखें तो अपना 47% का Q3 में था, और रेवेन्यू सीएजीआर 3 साल का 17% का है। तो बोथ रेवेन्यू और पैट लेवल दोनों में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है कंपनी का। यहाँ पे मैं आपको अगर स्क्रीन पर दिखाता हूँ तो ये देखें तो काफ़ी सॉलिड ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने पिछले 5 से 6 क्वार्टर्स में, बोथ रेवेन्यू और पैट लेवल पे। तो और इनके मार्जिन अगर आप देखें तो जो कि 18, 19, 20% के चले गए थे, जो कि आई थिंक यहाँ पे ये एक्सपेंशन फेज में थे, तो इनके मार्जिन करेक्ट हुए थे, जैसा कि हमने अभी एमबी एग्रो के केस में देखा। और फिर से ये मार्जिन अगर आप देखें तो 34% के मार्जिन चले गए हैं, जो कि आई थिंक इनके ऑल टाइम हाई के आसपास हैं। हाँ, तो ये देखें तो 33% के इनके ऑल टाइम हाई मार्जिन पे कंपनी चल रही है, जो कि एक काफ़ी बार रिस्क फैक्टर भी हो सकता है हमारे लिए, वो भी हमें देखना होगा। फिर अगर हम देखें आरओई की, आरओई 16.7% का और 3 साल का एवरेज 13% का है। आरओसी की अगर हम बात करें तो 20.62% का और 3 साल का एवरेज 14.76% का है। तो ऑपरेशनल लेवल पे भी कंपनी के जो रेशियोज हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर अगर हम डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.31 टाइम्स का है, और 3 साल का एवरेज 0.47 टाइम्स का है, यानी कि डेट यहाँ पे पिछले 2-3 सालों में कम हुआ है कंपनी का। तो डेट कम नहीं हुआ है, रादर सेम ही रहा है, लगभग रफली सेम ही रहा है, थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन उनका बुक वैल्यू बढ़ने की वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। फिर कैश फ्लोज भी इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और फिर अगर हम बात करें कि क्या ट्रिगर्स हैं और क्या कंपनी करने जा रही है, तो Navin Fluorine International Business concluded fiscal year 2026 with significant growth across all business verticals characterized by 6 consecutive quarters of revenue and profitability expansion। तो जैसा कि हमने देखा है कि वहाँ पे लगातार 6 क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा है कंपनी का। फिर अगर हम देखें की ऑपरेशनल माइलस्टोन इंक्लूड द कमिशनिंग ऑफ HF प्लांट, यानी हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट जगह इन्होंने नया प्लांट लगाया है, एंड द प्रोग्रेस ऑफ मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट सच एज कीमोज एंड R32 एक्सपेंशन। तो ये 2 नए प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी ला रही है, इनमें कंपनी ने एक्सपेंशन किया है। जो कंपनी के ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं इनमें कंपनी ने नया कैपेक्स किया, और इनमें नई कैपेसिटीज कंपनी की आ रही हैं। तो यहाँ पे फिर अगर हम देखें तो Q4 में कंपनी ने दिखाया, देखें तो प्रोडक्ट वाइज अगर हम देखें तो हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट जो कि जिसमें रेफ्रिजरेंट गैसेज वगैरह आती हैं, तो उसमें कंपनी ने 20% का ग्रोथ दिखाया है। फिर अगर हम देखें HF प्लांट, द HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड प्लांट वाज सक्सेसफुली कमीशनड इन फरवरी विद कमर्शियल सप्लाईज कमीशनिंग इन Q4। तो रिसेंटली कंपनी ने एक नया प्लांट पे लगाया है, इससे हमें ये पता लगता है। फिर रिसेंटली यहाँ पे अगर आप देखें एक नई कैपेसिटीज ऐड की है, R32 करके कोई इनका प्रोडक्ट है, उसमें इन्होंने नई कैपेसिटी लगाई है। तो इससे हमें पता चलता है कि कंपनी यहाँ पे एक्सपेंशन फेज में है। फिर अगर हम इनके स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में देखें तो उसमें भी 39% का ग्रोथ था, जो कि हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट सेगमेंट से अच्छा था। फिर वहाँ पे अगर हम देखें तो वहाँ पे एक इनका कीमोज करके कोई प्रोडक्ट है, उसमें कंपनी ने दिस प्रोजेक्ट इज ऑन ट्रैक फॉर कंप्लीशन बाय लेट जून और अर्ली जुलाई। तो अभी ये कमीशन होगा आने वाले 1 से 2 महीनों में शायद।
It serves as an initial capacity to accelerate market adoption, particularly for AI related applications. तो ये इससे हमें क्या पता चलता है कि AI रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है कंपनी वो लेके आ रही है और इससे इन फ्यूचर कंपनी का ग्रोथ कंटिन्यू हो सकता है। फिर अगर हम इनका तीसरा सेगमेंट देखें CDMO, जो कि काफ़ी एक्सपेक्टेशन है इस सेगमेंट से हर एक कंपनी को इंडिया में, क्योंकि काफ़ी सारे जो US मैन्युफैक्चरर है वो धीरे धीरे चाइना से इंडिया में या अदर जो एशियन कंट्रीज हैं उनमें मूव हो रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छा ग्रोथ आ सकता है। तो रेवेन्यू ग्रोथ देखें यहाँ पे 61% का हाईएस्ट ग्रोथ इसी सेगमेंट में था इस क्वार्टर में। फिर अगर देखें तो पोर्टफोलियो कंपनीज एक्टिवली वर्किंग ऑन 50 to 60 मॉलिक्यूल्स। तो काफ़ी बार क्या होता है कि एक या दो मॉलिक्यूल ही इतने बड़े ब्लॉकबस्टर हो जाते हैं कि वही कंपनी का ग्रोथ को दूसरे ऑर्बिट पे ले जाते हैं। तो अगर 50 से 60 केमिकल्स में कंपनी ऑपरेट कर रही है तो चांसेस है कि यहाँ से ग्रोथ इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा आ सकता है। तो इनमें अगर आप देखें तो 50-50 जो है प्रोडक्ट वो अर्ली स्टेज में है और 50% प्रोडक्ट जो है वो लेट स्टेज कमर्शलाइजेशन में है। उसके बाद फिर अगर हम देखें यहाँ पे कंपनी ने बताया कि कौन सी थेरेपीज़ में कंपनी काम कर रही है, ऑन्कोलॉजी हो गई, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोलॉजी, एनिमल हेल्थ, तो डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज़ में कंपनी CDMO प्रोडक्ट में काम कर रही है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो स्ट्रेटेजिक गोल क्या है कंपनी का कि FY27 में कंपनी 100 मिलियन का रेवेन्यू CDMO से लाना चाहती है, जो कि आज का अगर हम इनका 180-90 करोड़ का रन रेट देखें तो इस हिसाब से कंपनी 750 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जो वो CDMO से कर रही है। अगर 100 मिलियन का रेवेन्यू हम लगाएं तो वो 950 करोड़ 1000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू बनता है, जो कि आने वाले साल में मतलब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि यहाँ से 30% का ग्रोथ ये CDMO में ला सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो नए प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन दी है कंपनी ने। द कीमोस प्रोजेक्ट एंड द फर्दर R32 कैपेसिटीज आर हाई प्रायोरिटीज फॉर अपकमिंग फिस्कल ईयर। तो ये दो प्रोडक्ट जैसे हमने बोला कि वहाँ पे कंपनी एक्सपैंड कर रही है, तो वो एक हाई जो इनकी प्रायोरिटी है वो उनमें से एक है। फिर अगर हम देखें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मैनेजमेंट रिपोर्टेड अप्रॉक्सीमेटली 80% विजिबिलिटी ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन द एग्रोकेमिकल सेगमेंट इन फॉर FY27। तो कंपनी ने यहाँ पे बताया कि जो नई कैपेसिटीज़ लगा रही हैं कहाँ पे ये कैपेसिटी लगा रहे हैं और कहाँ कैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले साल में वो रैंप अप होंगे। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो टाइमली कमिश्निंग ऑन रैंप अप ऑफ अनाउंस कैपेक्स, जो कि हमने अभी बात कर लिया। फिर हम देखें कस्टमर रिलेशनशिप, डीपनिंग टाइज विद ग्लोबल इनोवेटर्स इन CDMO स्पेस। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो CDMO है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कितने कस्टमर्स के साथ आपके लिंक है, क्योंकि अगर उन कस्टमर्स के साथ बड़े कस्टमर्स के साथ आपके लिंक है तो उससे आपकी एक तो क्रेडिबिलिटी बनती है और आने वाले फ्यूचर में जब वो नया प्रोडक्ट लाते हैं तो वो आपको उसका कॉन्ट्रैक्ट भी दे सकते हैं। तो ये एक काफ़ी साइन है, अच्छा साइन है कि कंपनी एक्सपैंड कर रही है। फिर अगर हम देखें तो मेंटेनिंग एन EBITDA मार्जिन बेंचमार्क ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% फॉर द फुल ईयर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो FY26 में उन्होंने 33% के मार्जिन किए हैं, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो शायद कि 30% का मार्जिन इनके अगले साल आ सकता है। तो शायद मार्जिन में थोड़ा सा डिप हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि 33% की कंपनी बोल रही है कि सस्टेनेबल मार्जिन कंपनी के नहीं है। अगेन देखने वाली बात होगी किस तरह से इनके मार्जिन पैन आउट होते हैं और किस तरह से इनका रेवेन्यू ग्रोथ रहता है। तो ओवरऑल कंपनी में काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं इन फ्यूचर ग्रोथ के लिए और आप इस कंपनी को भी एज अ इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन किसी भी कंपनी के लिए नहीं है, सब कंपनीज के बारे में जो भी हमने बात की है वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है और यहाँ पे हम किसी भी कंपनी के बारे में अपने एनालिसिस में गलत भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको सतर्क रहना है और आपको खुद, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप खुद उसका एनालिसिस करके फिर ही उसमें इन्वेस्ट करें। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर भी मैं इसी तरह से रिजल्ट रिलेटेड या पर्टिकुलर स्टॉक रिलेटेड वीडियोज़ लेके आता रहूँगा, जिससे कि आप खुद सीखेंगे कि एक स्टॉक को हम डिफरेंट आस्पेक्ट से किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।